वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो भाई कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है भाई। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। हम यही सबसे चाहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर 2। जैसा कि अरिहंत की बुक में दिया हुआ है सैम्पल पेपर 2, तो वो बुक आप खोल लीजिए, सैम्पल पेपर 2 ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आप देखिए कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आप लोग अपनी बुक ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और रेडी हो जाइए। तो बच्चों, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर 2 और इसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे। ओके, तो बच्चा सबसे पहले हर क्वेश्चन पेपर की तरह इसमें भी एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसमें 3 सेक्शंस हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो आपके टर्म 1 के एग्जाम होने वाले हैं, जो पहला पेपर होने वाला है टर्म 1 में, इसमें जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है इसमें 24 क्वेश्चंस है। ये इसमें कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन है। करने कितने बेटा आपको क्वेश्चन? इसमें से अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस। क्लियर? सेक्शन बी भी वैसे ही है, 24 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस। सेक्शन सी जो है इसमें 12 क्वेश्चंस है और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। फाइन। मार्क्स कितने मिलने वाले हैं आपको? तो भाई 35 मार्क्स मिलने वाले हैं और टाइम कितना दिया हुआ है? 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने स्टॉप वॉच में 1.5 घंटे का टाइम लगा दें और एक पूरा सैम्पल पेपर या कई सारे सैम्पल पेपर आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आपसे हो जाता है उतने ड्यूरेशन में। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको टाइम भी पता है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो आप बहुत ट्राई कर सकते हैं। ओके, और आप इजीली कर भी ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फाइन। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 में से। फाइन। लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा कि अगर 24 क्वेश्चन दिया हुआ है एक सेक्शन में, उसमें बोला गया है सिर्फ 20 क्वेश्चन करने को, तो उसमें 22 मत कर दीजिएगा या 21 मत करिएगा। और दूसरा सेक्शन जो है लाइक सेक्शन बी और सेक्शन सी, उसमें से एक क्वेश्चन एडजस्ट कर लिया, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है? क्योंकि जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। 20 के अब आपने अगर एक भी कर दिया सेक्शन ए या सेक्शन बी में, तो वहां आपके नंबर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग। जो यूनिसेक्सुअलिटी होती है फ्लावर की, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और क्या प्रिवेंट करती है, ये पूछा जा रहा है। मतलब प्रिवेंशन क्या करती है, मेनली ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी, गाइटेनोगैमी बट नॉट जेनोगैमी, बोथ गाइटेनोगैमी एंड जेनोगैमी, और लास्ट दिया हुआ है ऑटोगैमी बट नॉट गाइटेनोगैमी। क्लियर है क्वेश्चन? देखो बेटा, क्या होता है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, क्या होते हैं इसमें? या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब एक ही कोई प्लांट का मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ऑटोगैमी में जो पॉलन होते हैं ये मूव कर जाते हैं। ऑटोगैमी में मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसमें जो पॉलन होते हैं ये मूव कर जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये मूव कर जाते हैं फीमेल पार्ट पे सेम फ्लावर के। मतलब एक ही पार्ट पे मेल फ्लावर भी होते हैं और एक ही पार्ट पे फीमेल फ्लावर, एक ही फ्लावर पे होते हैं। ओके, मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होंगे। अब फीमेल पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल से फीमेल के पास चले जाते हैं। बट जो गाइटेनोगैमी होता है इसमें जो पॉलन होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं अनदर फ्लावर पे ऑफ द सेम प्लांट। ओके, लाइक एक प्लांट में मान लीजिए किसी स्टेम पे एक फ्लावर निकला हुआ है और दूसरे स्टेम पे दूसरा फ्लावर निकला हुआ है, तो वहां से वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे फ्लावर। क्लियर? तो ये क्या होगा बच्चों? ऑटोगैमी तो है बट नॉट गाइटेनोगैमी। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या राइट होगा? डी, ऑटोगैमी बट नॉट गाइटेनोगैमी। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने ही वाला है, तो जितना डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में वो सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में आइदर जो सैम्पल पेपर का बुक है इसमें पूरे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।
क्लियर? चलिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल ए बी एंड सी। मतलब यहाँ पे जो पार्ट लेबल है ए बी और सी, ये हमें बताना है कि क्या है, इसका नाम बताना है। क्लियर? तो गेस करिए बच्चों क्या होगा। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है ना। बी क्या है बच्चों, बी इज एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ओके। और सी क्या है, तो सी भाई पॉलन ग्रेन्स हैं, है ना। सी क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं आपके। अब चलिए जरा मैच करा लेते हैं, कहाँ कनेक्टिव टिश्यू है ए पे, कहाँ एंडोथीशियम है और कहाँ पॉलन ग्रेन है। तो बेटा देखो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है दैट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, बी क्या है एंडोथीशियम और सी क्या है पॉलन ग्रेन्स। करेक्ट है, राइट है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े इजी होते हैं, बस देखने में लगता है कि थोड़े टफ हैं, बट ये टफ होते नहीं हैं। डायग्राम देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराइएगा नहीं आप, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन उससे आने वाले। अरे भाई क्या पूछेगा, या तो फंक्शन पूछेगा या फिर नाम पूछेगा, यही तो पूछेगा। तो ये तो बड़ा इजी चीज है कि कुछ दिया हुआ है कुछ ही पूछ रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंडोथीशियम एंड टैपेटम इन एंथर आर डिराइव फ्रॉम। कह रहे हैं जो एंडोथीशियम और टैपेटम है ये कहाँ से डिराइव होते हैं, तो सोचो जरा कहाँ से डिराइव होंगे। ऑप्शन क्या दिए हैं आपके, प्राइमरी स्पोरोजीनियस लेयर, प्राइमरी पैरेटल लेयर, बोथ ए एंड बी, मतलब कि प्राइमरी स्पोरोजीनियस लेयर भी और प्राइमरी पैरेटल लेयर भी, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो कहाँ से होते हैं बेटा, देखो क्या होता है जो आर्किस्पोरियल सेल होते हैं ये इनसे बनते हैं प्राइमरी पैरेटल लेयर, और फिर ये क्या होते हैं जो प्राइमरी पैरेटल लेयर होते हैं ये डिवाइड होते हैं एंडोथीशियम में, टैपेटम में और मिडल लेयर में। तो कौन सा सही आंसर होगा, दैट इज प्राइमरी पैरेटल लेयर, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ना। चलिए इजी क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइन, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेजिस्टेंट है एंजाइम एक्शन के लिए। दिया क्या है ऑप्शन, पॉलन एंजाइम दिया है, लीफ क्यूटिकल, कॉर्क एंड वुड फाइबर। क्या होगा भाई, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या होगा। जो एग्जाइन होता है, पॉलन एग्जाइन जो होता है ये किससे फॉर्म होता है, स्पोरोपोलेनिन से। और ये क्या करते हैं, ये इसको मतलब रेजिस्ट बना देते हैं ताकि इसमें किसी एंजाइम का एक्शन ना हो। इससे जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको प्रिजर्व भी किया जा सकता है काफी लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, पॉलन एग्जाइन, है ना। इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, तो देख रहे हो आप इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं। फाइन, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए देखिए डायग्राम दिया हुआ है, अब इसमें पूछ रहे हैं इन द अबव डायग्राम पार्ट्स लेबल ए बी सी डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली आइडेंटिफाइड एज। देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम। अब इसमें हमें नाम बताना है कि किसका क्या होने वाला है। ओके, तो आप लोग को नाम पता होगा, है ना, पता होगा सबको नाम। भाई बड़ा इजी डायग्राम है, पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें बड़ा ये इजी वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों क्या होगा, गेस करिए। सबसे पहले ए पे देखिए, ए पे आपको क्या मिलता है, ए क्या है बच्चों, ए इज सिनर्जिड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फाइन, फिर क्या कह रहे हैं, बी, बी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे बी क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सी क्या है, सी देखिए यहाँ पे है, दैट इज सेंट्रल सेल। इसके बाद डी क्या है, देखो टॉप पे डी क्या है, दैट इज एंटीपोडल। फाइन, इसके बाद ई, देखो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना। और फिर क्या बचा हमारा एफ, एफ क्या है बच्चों, देखिए तो एफ इज एग। क्लियर, नॉमेनक्लेचर कर लिया। अब जरा ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, अगर नाम पूछ रहा है तो अगर आपको पता है तो सारे नाम लिख लीजिए, तो बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर, तो देखिए
सबसे पहले जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? ए पे दिया हुआ है सिनर्जिड, तो ए पे हमें क्या मिला? सिनर्जिड। चलो ठीक है, ये तो मिल गया। नाउ बी पे क्या दिया है? पोलर न्यूक्लियाई, मतलब ये भी मिल गया। सी पे क्या दिया हुआ है? सेंट्रल सेल, ये भी मिल गया भाई। डी पे क्या है? एंटीपोडल, चलो ये भी मिल गया। ई पे क्या है बच्चों? ई पे है फिलिफॉर्म एपरेटस और एफ पे क्या है? एग्स। ओके, तो हमें लग रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, है ना, क्योंकि सारे इसमें मैच कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना मजेदार क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी देखते हैं, हो सकता है टफ भी मिल जाए भाई, तो प्रैक्टिस तो हमें सारी की करनी है। नाउ क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Leydig cell provide nutrition to germ cell, vasa efferentia open into epidermis, spermatogenesis start at the age of puberty, and the last is uterus open to the exterior of an aperture called vaginal orifice. अब इसमें हमें कोड दिया हुआ है, इसमें बताना है, कोड्स में जो पूछ रहे हैं 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, एंड डी दिया है सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर, तो बताइए बच्चों क्या होगा? ऑप्शन देख रहे हैं आप, कोड्स देख रहे हैं, पहले ऑप्शन चेक करिए, क्या वो सारे जो चारों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सब सही हैं, या इनमें से कौन सा सही है, पहले हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है, पहले क्या लिख रहे हैं? वासा एफ्रेंशिया ओपन इनटू एपिडाइमिस, है ना, तो वासा एफ्रेंशिया जो है ये ओपन होती है एपिडाइमिस में, दैट इज ट्रू। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये भी ट्रू है। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाइडिक सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। क्या लाइडिक सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन जर्म सेल के लिए? नहीं, इनको न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन दिया है, यूट्रस ओपन टू एक्सटीरियर बाय एन अपर्चर कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है बच्चों। ये क्या होता है? यूट्रस की जगह यहाँ पे होना चाहिए वजाइना। वजाइना जो होता है ये ओपन होता है एक्सटीरियर बाय एन अपर्चर, जिसे हम लोग कहते हैं वजाइनल ओरिफिस। तो इस हिसाब से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारे कोड कौन से मैच कर रहे हैं? देखिए डी पे आपके लिखा हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर, चलिए अपनी बुक खोल के आप लोग बैठे हैं ना? फाइन, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो रहा है बच्चों, बुक क्वेश्चन भी दिखाए जा रहे हैं, पर वो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। क्लियर, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द गिवन फिगर। आइडेंटिफाई करना है ए को, बी को और सी को इस फिगर में। ओके, फिगर देख लीजिए किस चीज़ का फिगर है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सेम वैसा ही फिगर आपको दिख रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, पहले क्या है? ओगोनियम है ना, इसके बाद क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, तो उससे ओगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर सेल ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे क्या बन रहे हैं? प्राइमरी oocyte। ओके, इसके बाद रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फाइन, फिर मियोसिस सेकेंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, है ना, ये मिल रहा है हमें। क्लियर, तो चलिए जरा ऑप्शन चेक करते हैं, इस हिसाब से हमारा क्या होगा। तो इस हिसाब से बच्चों देखो क्या सही है, जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है ए, बी एंड सी को, तो इसका तो डायग्राम आपने देख लिया। अब बताओ जरा क्या सही है। ए पे क्या होगा बच्चों? ए पे होगा आपका oogonia, है ना, oogonia शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। बी पे क्या होगा बच्चों? बी पे क्या फॉर्मेशन हो रहा था? यहाँ पे देख लो, oogonia के बाद प्राइमरी oocyte, है ना, तो ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्राइमरी oocyte। फाइन, और फिर सी पे क्या मिल रहा है हमें? फिर देख लो भाई, सी पे क्या मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी oocyte
मिलना है। अब चलो जरा आंसर चेक कर लेते हैं। ए पे हमें कहाँ उगोनिया मिल रहा है, तो देखो बी ऑप्शन और डी जो दिया है यहाँ पे हमें उगोनिया मिल रहा है। फाइन, तो खाली इसे काम नहीं चलेगा, अब हमें दूसरे की तरफ भी देखना पड़ेगा। तो बी पे क्या मिल रहा है भाई, प्राइमरी oocyte, यहाँ देखिए है ना, बी वाले पे प्राइमरी oocyte मिल रहा है, बट जो डी है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है। तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? सी भी आप चाहे तो मैच करा सकते हैं। सी जो है ये यहाँ पे देखिए सेकेंडरी oocyte लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है ये किस वजह से होता है, किसके लैक की वजह से होता है, ये आपको बताना है। तो बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है ये ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। फाइन, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये सिक्रीटेड होता है कॉर्पस ल्यूटम से, और ये बड़ा इसेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? प्रोजेस्टेरॉन दिया, एफएसएच दिया, ऑक्सीटोसिन दिया है और वेसोप्रेसिन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बता दिया, प्रोजेस्टेरॉन सही है। क्लियर, चलिए इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी ही होगा, डायरेक्ट है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ फिम्ब्राई ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब इज, द मेन फंक्शन ऑफ फिम्ब्राई ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज टू। जो मेन फंक्शन होता है फिम्ब्राई का फैलोपियन ट्यूब में, ये क्या होता है ये बताना है आपको। क्लियर, तो मेन फंक्शन क्या होता है फिम्ब्राई का फैलोपियन ट्यूब में? ये हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के बाद ये जो ओवम होते हैं, जो एग होते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं। क्लियर, जो एग रिलीज होते हैं ओवरी से उसी का कलेक्शन करते हैं। ठीक, तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बच्चों? यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी लिखा हुआ है, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन, यही सही होगा। चलो भाई मार्क कर लेते हैं, यही सही है ना, ठीक है, यही सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बट बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रासेप्टिव को जो कि इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, चलिए जरा देखिए क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्वेश्चन है। डायग्राम देख लीजिए पहले। फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें क्या दिखा रहा है बच्चों, क्या है इसमें, सोचो जरा। पहले में क्या है, फर्स्ट इज कॉन्डोम फॉर मेल, है ना, ये क्या है, मेल्स की कॉन्डोम है। ओके, चलिए उसके बाद बी क्या है, दैट इज इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स है ना भाई, देख लो इम्प्लांट्स है। इसके बाद सी क्या है, दैट इज कॉपर टी, ये इम्प्लांट्स है, ये कॉन्डोम फॉर मेल। फाइन, और डी क्या है, कॉन्डोम फॉर फीमेल। इजी है। चलिए अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बी पे आप देखिए, ए ये पहले दिया हुआ है ए बी सी डी, टॉप पे लिखा हुआ है, उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, है ना, सेम ऐसे ही आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो बी पे लिखा हुआ है ए जो है दैट इज कॉन्डोम फॉर मेल, मिला आपको? ओके, फिर बी पे लिखा हुआ है इम्प्लांट्स, सी पे लिखा हुआ है कॉपर टी और डी पे लिखा हुआ है कॉन्डोम फॉर फीमेल। मिल गया सही आंसर, यही है। चलिए भाई, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर, मजेदार क्वेश्चंस है ना, इजी क्वेश्चन है, तभी तो करने में मजा आ रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। कह रहे हैं कि इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए। क्या लिखा हुआ है बच्चों, नॉट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कैन नॉट, ट्रू, फॉल्स, ये सब जरा देख लीजिएगा, या करेक्ट या इनकरेक्ट क्या लिखा हुआ है, इन सब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो हड़बड़ी में पढ़ के और गलत आंसर आप कराएं, तो ऐसा मत करना। बिल्कुल आराम से पेपर पढ़ना, बहुत अच्छे से, टाइम सफिशिएंट है आपके पास, 50 क्वेश्चन ही करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, यूजर फ्रेंडली। ओके, तो ये तो यूजर फ्रेंडली होना ही चाहिए। फाइन, उसके बाद दिया हुआ है इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए भाई। लीस्ट साइड इफेक्ट, जैसे साइड इफेक्ट कम हो, ये होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है इररिवर्सिबल,
यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जा रहा है आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए, तो वो इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। जो आइडियल कंट्रासेप्टिव होते हैं ये इरिवर्सिबल नहीं होने चाहिए, फाइन, वरना यूज करने का फायदा ही क्या होगा। ओके, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज डी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलो बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, और इसमें क्या कह रहे हैं, विच इज द करेक्ट अबाउट ट्रेट्स chosen by Mendel for his experiment on pea plant। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ट्रेट है जो कि मेंडल ने चूज किया था अपने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के लिए। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नाउ लेट्स सी ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। टर्मिनल पॉड वाज डोमिनेंट, कंस्ट्रक्टेड पॉड वाज डोमिनेंट, ग्रीन पॉड कलर वाज डोमिनेंट, टॉल प्लांट वेयर रिसेसिव। बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, इजी है। चलिए जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भाई। करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। एक्चुअली जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो पी प्लांट इन्होंने लिया था उसमें जो ग्रीन पॉड थे ये कलर क्या था, डोमिनेंट था। ओके, बाकी जो दिया हुआ है टर्मिनल पॉड वाज डोमिनेंट, तो टर्मिनल पॉड क्या था भाई, रिसेसिव था। कंस्ट्रक्टेड पॉड वाज डोमिनेंट, ये क्या था, दैट इज आल्सो रिसेसिव। टॉल प्लांट वेयर रिसेसिव, टॉल प्लांट रिसेसिव नहीं थे, टॉल प्लांट क्या थे, डोमिनेंट थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ग्रीन पॉड कलर वाज डोमिनेंट, तो ग्रीन पॉड कलर क्या था, डोमिनेंट था, ये बिल्कुल सही पोजीशन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, फाइन। नाउ फिर मेंडल साहब से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेंडल एक्सपेरिमेंट बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ही, अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उससे भी रिगार्डिंग कोट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। कह रहे हैं मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये सक्सेसफुल हुआ था, क्यों, जरा बताइए क्यों होगा। जो ऑप्शन दिए हैं आपके उस हिसाब से, पहले दिया हुआ है ही यूज्ड प्योर लाइंस, दैट इज ट्रू, इन्होंने प्योर लाइंस यूज किया था, इस वजह से इनका एक्सपेरिमेंट जो था ये सक्सेसफुल हुआ था। ओके, उसके बाद दिया हुआ है कंसिडर वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक टाइम पे इन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया था प्लांट का, लाइक चेंज किस में करवा रहे थे, जैसे मान लीजिए टॉल और डॉर्फ लिया तो उसमें उसी कैरेक्टर में चेंज करवा रहे हैं। बाकी अगर बात करें जैसे फ्लावर का कलर है तो सिर्फ उसमें चेंज करवा रहे हैं, मतलब एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को इन्होंने चेंज किया था, हर कैरेक्टर एक साथ नहीं इनकॉर्पोरेट कर दिया था। क्लियर, इसके बाद दिया हुआ है मेंटेन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो भाई ये भी सही है, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टैटिक्स को बायो में इंक्लूड किया था और रिजल्ट्स निकाले थे। क्लियर, ठीक है, तो ये 3 सही है। लास्ट देखते हैं, हैड नॉलेज ऑफ लिंकेज एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या इनके पास नॉलेज थी लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो नहीं भाई इनके पास नॉलेज नहीं थी लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तभी तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ताकि कुछ तो पता चले। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपको मिल रहा है, जो कोड्स लिखे हुए हैं 1, 2 एंड 3, ये देखिए ये सही है। चलिए यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, गेस करिए भाई क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब कुछ बताने की ही जरूरत नहीं है, बट फिर भी बताएंगे। गेस करिए, ईच बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस, क्या हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होता है, सोचिए। ईच टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस आर द सेम, और रीअपीयरेंस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इन अ टेस्ट क्रॉस इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस, ये कह रहे हैं। तो बेटा हर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस होता है ना, लेकिन हर बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी है, ईच टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, तो ये सही होगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है,
बट लॉजिकल है भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, when a pure tall plant having rounded seed is crossed with a dwarf plant, tall pea plant जिसके पास rounded seed है उसको क्रॉस करवाया गया dwarf plant से जिसके पास wrinkled seeds हैं, okay, and their F1 progeny are crossed among themselves to produce F2 generation. How many phenotype will be observed? देखो क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है ना, आंसर बड़ा छोटा होने वाला है और है बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको पता होगा, पता है ना क्या होते हैं 4 टाइप के फेनोटाइप्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व किए गए। इसमें क्या मिलेंगे भाई? टॉल और राउंड, यही तो फेनोटाइप एक मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा बच्चों? दूसरा फेनोटाइप क्या मिलने वाला है बताइए जरा, सोचिए और बताइए क्या मिलने वाला है दूसरा फेनोटाइप। दूसरा जो मिलेगा दैट इज टॉल एंड रिंकल्ड, ये मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा बच्चों? तीसरा क्या मिलेगा भाई? ड्वार्फ एंड राउंड, ड्वार्फ राउंड मिलेगा। फिर चौथा क्या मिलेगा? ड्वार्फ एंड ड्वार्फ रिंकल्ड, ठीक है। यही 4 फिनोटाइप आपको मिलने वाले हैं जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा। आप क्रॉस करवा के देख लीजिए, यही मिलने वाले हैं 4, यही मिलेंगे ना। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 16, 9, 4 एंड 2, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा बच्चा? 4, जो यहाँ पे सी पे लिखा हुआ है 4, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब 4 वेराइटीज हमें मिल रही हैं फिनोटाइप की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर I, IA इज डोमिनेंट ओवर IB एंड द लास्ट वन इज बोथ A एंड B। ओके, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों आपको? नाउ सी क्या होता है, ह्यूमंस में कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं? ABO, या तो A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा, यही होगा ना। अब इसमें क्या होता है, IA और IB, ठीक है। IA और IB जो होते हैं ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इनके पास खुद के शुगर होते हैं, ओके, क्योंकि ये कोडोमिनेंट शो करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, ये तो सही हो गया। नाउ IA और IB जो होते हैं ये कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं ओवर I, दे आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर I। तो यहाँ पे जो A और B दिया हुआ है ये दोनों ही करेक्ट है बच्चों। IA और IB क्या होते हैं? कोडोमिनेंट होते हैं। IA और IB ये डोमिनेंट होते हैं ओवर I, ठीक। तो हमारा D दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, चलिए बच्चे तो आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सूरज एंड विजय बोथ हैव जेनेटिक डिसऑर्डर। सूरज और विजय नाम के 2 लड़के हैं, इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है। सूरज सो ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट अलोंग विथ स्टेरिलिटी, सारे मैस्कुलिन डेवलपमेंट है इनमें लेकिन स्टेरिलिटी भी है। Whereas विजय इज शॉर्ट स्टैटर्ड विथ फॉरोड टंग, विजय को क्या हुआ है? शॉर्ट स्टैटर्ड है और फॉरोड टंग है। ओके, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर दे आर सफरिंग फ्रॉम, आइडेंटिफाई करना है डिसऑर्डर कि किस डिसऑर्डर से ये लोग सफर। तो बेटा जो सूरज हैं इनको क्या हो सकता है आप गेस करिए। अगर आपको डिजीज पता है तो आप बहुत इजीली कर लोगे, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स अगर पढ़े होगे तो बहुत इजीली कर लोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो सूरज जो हैं इनको क्या हुआ है,
क्लिनफिल्टर सिंड्रोम से ये अफेक्टेड है। हाउ? क्लिनफिल्टर जो होते हैं सिंड्रोम, इनमें एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की। मेनली मेल पर्सन में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और वाई, ये होते हैं ना मेनली, लेकिन इसमें एडिशनल कॉपी होती है एक एक्स क्रोमोसोम की, ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। ओके, ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं ये स्टेराइल हो जाते हैं अलॉन्ग विथ सम फीमेल डेवलपमेंट। क्लियर? नाउ ये तो क्लियर हो गया कि सूरज को क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही लग रहा है। बट पता होना चाहिए भाई कि विजय को कौन सा सिंड्रोम है। तो अब देखो विजय को कौन सा सिंड्रोम है? विजय को है डाउन सिंड्रोम। कैसे? जो डाउन सिंड्रोम होते हैं इनमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 इनमें होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फॉरवर्ड टंग होती है, शॉर्ट स्टैटर्ड हो जाते हैं। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सूरज को क्या है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, और विजय को क्या है? डाउन सिंड्रोम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आने वाले हैं एग्जाम में और आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तभी तो आप प्रिपेयर कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। क्लियर? नाउ क्या है पहला स्टेटमेंट? इट वॉज डन बाई ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड, ओके, एंड मैकलिन मैकार्टी, ठीक है, ये तो पहला स्टेटमेंट है। फिर दिया हुआ है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, नाउ साइंटिस्ट प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम हीट किल्ड एज सेल। थर्ड क्या है स्टेटमेंट? It was seen that DNA along from heat-killed S-type bacteria caused R-type bacteria to become transformed into S-type virulent bacteria. Okay. Now statement 4 है protease and RNase did not affect transformation. Protease और RNase जो हैं ये affect नहीं करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्या सारे ऑप्शन सही हैं? देखिए कोड्स क्या दिए हुए हैं, 1 and 2, 3rd and 4th, 1st and 3rd, और लास्ट में दिया हुआ है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे ये जो जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सब सही दिए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है इसमें इसको मतलब कौन कौन लोग थे इसमें? ऑसवाल्ड एवरी थे, कोलिन मैक्लियोड थे, मैकलिन मैकार्टी थे, ये तो सही है। ओके, ना साइंटिस्ट जो थे इन्होंने प्यूरिफाइड बायोकेमिकल लाइक प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एज सेल्स, ठीक है, प्यूरिफाई किया था। ओके, तो ये भी सही है। नाउ इन्होंने जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट वाज सीन दैट डीएनए अलॉन्ग फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया कॉजेज आर टाइप बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप वर्लेंट बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो ट्रू। एंड द फोर्थ वन इज प्रोटीएज एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रोटीएज और आरएनएज जो थे ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। इस हिसाब से हमारे सारे स्टेटमेंट्स नहीं है, तो हमारा डी जो है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर? समझ में आ गई चीज? इजी क्वेश्चन है भाई। जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है ना वो पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई कोलाई द लैक ओपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन। ई कोलाई में लैक ओपेरॉन कब स्विच ऑन होता है? ओके, कंडीशन दी हुई है, द प्रेशर बाइंड टू ऑपरेटर, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, और लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू रिप्रेसर। फाइन, और लास्ट दिया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू ऑपरेटर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, चारों में से एक सही करना है। ओके, इस क्वेश्चन में बेटा आप लोग गलत भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कैसे गलत कर सकते हो? देखो बी और सी ऑप्शन जो दिया है, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, और सी दिया हुआ है लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर। यहाँ पे आप लोग गलत कर सकते हो। देखो एक्चुअली होता क्या है, इंड्यूसर क्या होते हैं? इंड्यूसर की अगर बात करें तो यहाँ पे लैक्टोज जो है ये इंड्यूसर का काम कर रहा है। ओके फाइन,
अब क्या होता है, जो रिप्रेसर होते हैं ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय द इंटरैक्शन ऑफ इंड्यूसर। जैसे ही इंड्यूसर का इंटरैक्शन होता है तो रिप्रेसर क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ये एक्सेस कर लेते हैं प्रमोटर को, और जिसकी वजह से होने लगता है ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर, ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है, और इससे ही हम लोग कहते हैं लैक ओपेरॉन जो होते हैं स्विच ऑन हो जाते हैं। तो गलती आपको पता है आप कहाँ करोगे, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, और दूसरा दिया हुआ है मतलब सी दिया हुआ है लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर। क्या होता है, लैक्टोज जो होता है ये प्रेजेंट तो होता है पर ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं करता, ये बाइंड करता है रिप्रेसर से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जहाँ पे हो सकता है आपसे गलती हो जाए, बट बहुत ध्यान से करिएगा बच्चा, गलत होने ना पाए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या कह रहे हैं, पिरिमिडीन्स इंक्लूड एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है पिरिमिडीन्स इंक्लूड साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। फाइन, इसके बाद दिया हुआ है प्यूरिन्स इंक्लूड एडेनिन एंड थाइमिन। ओके, फिर दिया हुआ है प्यूरिन्स इंक्लूड ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो बताओ बच्चों कौन सा सही होने वाला है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो पिरिमिडीन क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या क्या होते हैं, तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन, है ना। क्या होते हैं भाई, देखो पिरिमिडीन जो होता है इसमें साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है और थाइमिन होता है, होते हैं ना, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, तीनों मिल गए। प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में एडेनिन होते हैं, एडेनिन एंड क्या होते हैं प्यूरिन में, ग्वानिन, ठीक है। तो प्यूरिन के हिसाब से तो जो दोनों स्टेटमेंट प्यूरिन के लिए लिखी हुई है ये तो गलत हो गई, मतलब हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होने वाला है। देखिए क्या हो सकता है, यहाँ भी आप लोग गलत कर सकते हो, अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन का सही नहीं पता है कि क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, तो देखिए ऊपर लिखा है पिरिमिडीन इंक्लूड एडेनिन एंड ग्वानिन, जो कि किसका है, दैट इज ऑफ प्यूरिन, है ना, ये इसका हो जाएगा। तो भैया ऐसी गलती मत करना भैया, बहुत बचा के करना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पे ही मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो सेंसिटिविटी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये किससे इंक्रीज होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग इंट्रॉन सीक्वेंसेस, यूजिंग एक्सॉन सीक्वेंसेस, यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जो सेंसिटिविटी होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज इंक्रीज बाय पीसीआर, यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है इसमें नंबर ऑफ कॉपीज जो होती हैं ये बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी इंक्रीज, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए इजी क्वेश्चन था बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है, अ वायरल डीएनए इज लेबल्ड विथ P एंड द प्रोटीन ऑफ द वायरस इज लेबल्ड विथ S। एक वायरल डीएनए है जिसको लेबल किया गया है P से, और जो प्रोटीन है इसको लेबल किया गया है S से। ओके, वायरस का प्रोटीन है। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा, विच मॉलिक्यूल वुड बी प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल आफ्टर ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन के बाद कौन सा मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा। एक्चुअली देखो बच्चों होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्ट हो गया है वायरस से, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, ठीक है। किससे इन्फेक्ट हुआ है, ये P, ये क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, ठीक है, इससे वो अफेक्ट हो चुका है। ओके, नाउ एक्चुअली अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया का डीएनए वायरस के डीएनए से होके गुजरा है तो वो तो अफेक्ट हो गया है, और वो रेडियो एक्टिव भी हो चुका है, इसका जो डीएनए होगा दैट इज रेडियो एक्टिव। ओके,
बट यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है जब ये पास होगा रेडियो एक्टिव प्रोटीन से, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं हो पाएगा। जब बैक्टीरिया का प्रोटीन पास होगा वायरस के प्रोटीन से, तो वो अफेक्ट उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अफेक्टेड यहाँ पे कौन सा हो रहे हैं और कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल के ट्रांसडक्शन के बाद, तो वो यहाँ पे ये होने वाला है पी मॉलिक्यूल। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट आई होप अगर आप पढ़े होगे तो कर लोगे। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डायग्राम शोज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स A to C। मतलब A, B और C के बारे में हमें बताना है। ये A है, ये B है और ये C है। A और B बताना है और उसके बाद C बताना है कि किसने प्रपोज किया था। क्लियर, डायग्राम देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से डायग्राम देख लीजिए और बताइए कि क्या हो रहा है। देखो, A में क्या हो रहा है, डीएनए से जब mRNA में कन्वर्जन होता है तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसके बाद mRNA से जब प्रोटीन में कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन। ओके, और इसको किसने प्रपोज किया था, फ्रांसिस क्रिक, याद है, इसको प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रोसेस होता है कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे कॉपी हो रही है, यहाँ पे कॉपी का प्रोसेस हो रहा है डीएनए से एमआरएनए में। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका कॉपी हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें फॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर, नाउ उसके बाद क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर, अब इसको किसने प्रपोज किया था भाई, ये सेंट्रल डोग्मा है, इसको किसने प्रपोज किया था, दैट इज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है फिर ट्रांसलेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे सी पे आपको दिख रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन है फिर ट्रांसलेशन है और प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक साहब ने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है डीएनए पे और हिस्टोन पे ये क्या है, क्या होता है भाई, डीएनए क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, हिस्टोन पे कौन सा चार्ज होता है, हिस्टोन पे एक्चुअली होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डीएनए नेगेटिव हो गया, हिस्टोन पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, ये करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन, और करने कितने थे, सिर्फ 20 क्वेश्चन। हम लोगों ने पूरे के पूरे 24 कर लिए, आपको सिर्फ 20 करने हैं एग्जाम में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी। अब सी, इसमें क्या है, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है भाई, सीरियल नंबर 25 to 48, 25 से 48 तक सेक्शन बी है। इसमें कह रहे हैं अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड। पहले के जो 20 क्वेश्चन आप करेंगे वही इवैल्यूएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 to 28 consist of two statement, assertion and reason. Answer these questions selecting the appropriate option given below. Assertion and reason पता है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक assertion and reason मिलने वाला है और उसके बेसिस पे हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, exine of pollen grain is composed of sporopollenin which is resistant to strong acid, base, enzymatic degradation and high temperature.
नेक्स्ट रीजन क्या लिखा हुआ है, जर्म पोर्स डू नॉट हैव स्पोरोपोलिनिन, जर्म पोर्स में स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। क्या होगा, क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? तो पहले ये तो ट्रू फॉल्स वाला गेम है भाई, तो दोनों तो स्टेटमेंट सही है। एग्जाइन जो होते हैं पॉलन ग्रेन के, ये कंपोज होता है स्पोरोपोलिनिन से, जो कि रेजिस्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, बेस का और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन का और हाई टेम्परेचर पे। क्लियर? नाउ रीजन लिखा हुआ है जर्म पोर जो है डज नॉट हैव स्पोरोपोलिन, ये भी सही है क्योंकि जर्म पोर्स के पास स्पोरोपोलिन नहीं होता है। बट आप देखिए क्या ये सही रीजन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली जो एक्साइन है ये पॉलन ग्रेन है और ये कंपोज है स्पोरोपोलिन से, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना एसिड का, ना बेस का, ना एंजाइम्स का, ना हाई टेम्परेचर का। ओके, बट ये जो बात लिखी हुई है जर्म पोर्स डू नॉट हैव स्पोरोपोलिन, ये बात तो सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि बी। असर्शन और रीजन दोनों सही है भाई, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, कह रहे हैं इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस इज आइदर रिमूव्ड और टाइड अप। ठीक है, वेसेक्टोमी में स्मॉल पोर्शन जो है वास डिफरेंस का, ये क्या कर रहे हैं, रिमूव हो जाता है या फिर टाई अप कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का, ये आइदर टाइड अप होता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे भी देखिए दोनों चीज़ें सही लिखी हुई हैं। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पोर्शन जो होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है और टाई अप कर दिया जाता है। वेसेक्टोमी किस में होता है? मेल में, और ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? फीमेल में। ओके, तो अब देखो क्या होता है। एक्चुअली लिखा तो दोनों बात सही है बट रीजन सही नहीं दिया हुआ है। दोनों मतलब अलग अलग जेंडर के लिए लिखा हुआ है, मेल और फीमेल के लिए। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा यहाँ भी करेक्ट कौन सा होगा? बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन बड़े मतलब इजी होते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीजन है। यहाँ पे आप देखिए, यूट्रस लुक लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। यूट्रस का कह रहे हैं जो शेप दिखता है दैट इज लाइक इन्वर्टेड पेयर। ठीक है, यूट्रस ऐसा दिखाई पड़ता है, दैट इज ट्रू। रीजन क्या दिया हुआ है? द इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी इज टर्म्ड एज मायोमेट्रियम। जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है ये दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी, इसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। ओके, तो क्या ये सही है? एक्चुअली जो असर्शन है ना ये ट्रू है, ये तो सही दिया हुआ है, बट जो रीजन है ये सही नहीं है। जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है इसमें 3 लाइंस होती हैं, 3 लेयर्स होती है। जो यूट्रस होता है, जो वॉल ऑफ यूट्रस होता है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर होती है? पहले होती है एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। ओके, फिर होती है मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मायोमेट्रियम, फाइन, और फिर होती है लास्ट होती है जो थर्ड लेयर होती है इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम नहीं, इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं इनर ग्लैंडुलर लेयर जो होती है ये लाइन करती है यूटेराइन कैविटी को, जिसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। तो रीजन तो बिल्कुल सही नहीं दिया हुआ है, स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो कौन सा होगा बच्चों? A is true but R is false. ओके, C आपका सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं असर्शन है द गैमेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, दैट इज ट्रू। क्योंकि जो गैमेट होते हैं मेल में, कौन कौन से गैमेट होते हैं? मेल में जो गैमेट होते हैं दैट इज एक्स एंड वाई, और फीमेल में कौन कौन से गैमेट होते हैं? एक्स। मतलब यहाँ पे 2 अलग टाइप के गैमेट होते हैं, मेल्स में और फीमेल में एक ही टाइप के गैमेट होते हैं। तो अगर एक्स और एक्स अगर कंट्रीब्यूट होते हैं तो यहाँ पे क्या बनते हैं? डॉटर। ओके, बट अगर एक्स और वाई कंट्रीब्यूट होते हैं तो ये बनाते हैं सन। इट मीन्स कि जो गैमेट हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लाइक मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड। फाइन, अब कह रहे हैं सेक्स इन ह्यूमन इज पॉलीजेनिक ट्रेट दैट डिपेंड अपॉन अ कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ सर्टेन जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड सम ऑन वाई क्रोमोसोम। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो ट्रू है। अब बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है आंसर?
बोथ सॉरी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए क्या है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है बट स्टेटमेंट आर जो है ये फॉल्स है। क्लियर, ये ट्रू फॉल्स वाला गेम है बस, और क्या है। नाउ सी, अब यहाँ पे आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ओके, क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट। ये डायग्राम बताना है। ये किसका डायग्राम है बच्चों, दैट इज अ डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम है। ओके, क्या कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म यूटिलाइज फ्रुक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म। मिडिल पीस जो है स्पर्म का, ये यूटिलाइज करते हैं फ्रुक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म। इसके बाद कह रहे हैं, हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। जो हेड होता है स्पर्म का, ये कंटेन करता है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। इसके बाद है, एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मार्क्स इट्स प्रेजेंस इनसाइड द हेड। और फिर कह रहे हैं, टेल हेल्प द स्पर्म सेल इन डाइजेशन ऑफ एग वॉल। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर, तो सोचो जरा बच्चों कौन सा होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए, जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का, ये यूटिलाइज करता है फ्रुक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म, दैट इज ट्रू, ये सही है। हेड ऑफ द स्पर्म जो होते हैं ये कंटेन करते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक्रोसोम होता है। ओके, तो ये भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं, एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मार्क इट्स प्रेजेंट इनसाइड द हेड, ये भी सही है भाई। टेल हेल्प द स्पर्म सेल इन डाइजेशन ऑफ एग वॉल। क्या टेल हेल्प करते हैं स्पर्म सेल के इन डाइजेशन ऑफ एग वॉल? नहीं। तो टेल तो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं ना, टेल हेल्प करते हैं स्विम करने में, ओके, ताकि वो एग सेल तक रीच कर सके। तो बेटा ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों? यहाँ पे देखिए, आपको सी पे दिया हुआ है कोड्स 1, 2 and 3, ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बट इजी। ओके, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पॉलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, किस पर्पस के लिए ये आपको बताना है। क्या लिख रहे हैं, फॉर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर फूड सप्लीमेंट फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, ऑप्शन बी है। इसके बाद कह रहे हैं एज फूड सप्लीमेंट्स, यहाँ पे देखिए फूड सप्लीमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ इनविट्रो फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, और फॉर एक्सेटू कंजर्वेशन। किस लिए होता है भाई? पॉलन टैबलेट जो होते हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, ये फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। क्लियर, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, a scientist working on Calliotropis tries to pollinate the same flower from which he took pollens but failed to do so. What could be the possible reason for it? Actually एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम कर रहे थे कैलियोट्रोपिस पे, वो पॉलिनेट करना चाहें सेम फ्लावर को, जैसे उन्होंने पॉलन लिया, पॉलन ग्रेन्स को लिया, बट उसे पॉलिनेट नहीं करवा पाए। अब हमें बताना है कि पॉसिबल रीज़न क्या था, मतलब उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में पॉसिबल रीजंस क्या थे जिसकी वजह से पॉलिनेशन जो है वो फेल हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये एक फिजिकल बैरियर का काम कर दिया। क्या किया, जब उन्होंने पॉलन लिया तो पॉलन्स को लेने के बाद जब वो उसी फ्लावर को, उसी में मतलब फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करने वाले थे, तो वहाँ पे वो फिजिकल बैरियर का काम कर दिया। ठीक है, फिजिकल बैरियर, जिसकी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो था वो इम्पॉसिबल हो गया, और ऐसा कैलियोट्रोपिस में होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन सी लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर मेक सेल्फ फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल इन कैलियोट्रोपिस। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर, चलिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ द क्वेश्चन इज, a young girl in her early 20s consulted to her doctor regarding her irregular menstruation cycle.
एक यंग गर्ल है अर्ली 20s में जिसने डॉक्टर से कंसल्ट किया क्योंकि उनके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन चल रहा था वो इरेगुलर हो रहा था। हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन्स, उनके डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी उनको। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर हर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, रीजन बताना है हमें कि क्या रीजन था इरेगुलर पीरियड्स का। ओके तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, लैक ऑफ ऊस्ट्रोजन, ऊस्ट्रोजन का जब लैक होता है बॉडी में तो इसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होने लगता है। ओके तो यहाँ पे जो साइकिल चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसमें प्रॉब्लम आती है, वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम हुई, अगर ऊस्ट्रोजन लेवल बढ़ा दिया जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी ये फिर कॉन्टिन्यूअस अपने फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे लैक ऑफ ऊस्ट्रोजन होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको लिखा हुआ है लैक ऑफ ऊस्ट्रोजन। क्लियर, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। See, a female who is unable to ovulate but can provide a suitable environment for fertilization and for the development of the fetus, which art technique will be useful for her. यहाँ पे आर्ट टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी आर्ट टेक्निक उनके लिए यूजफुल होगी। एक फीमेल है जो कि ओवल्यूशन करने में अनेबल है, मतलब ओवल्यूट नहीं कर पा रही हैं, बट एक सुटेबल कंडीशन वो फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो बताना है कि कौन सी आर्ट टेक्निक जो है वो यूजफुल होगी उनके लिए। कौन सी होगी बच्चों, एक्चुअली इसमें जो सबसे यूजफुल टेक्निक होगी दैट इज गिफ्ट। कैसे होगी, जो ये गैमेट जो होते हैं, गैमेट का अगर ट्रांसफर कर दिया जाए इनके बॉडी में तो वो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, एग जो हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, अनेबल हैं उसको करने के लिए। तो अगर इनको वो एग मिल जाए, वो गैमेट्स मिल जाए तो वो इसको एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो यहाँ पे जो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है ये टेक्निक अप्लाई की जाएगी, जिसकी वजह से वो एक फीटस को प्रॉपर डेवलपमेंट अपने यूट्रस में प्रोवाइड करवा दे। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, गिफ्ट। ठीक है, ये बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, स्टेज ऑफ सेल एट विच इट इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी। कौन सा स्टेज होता है सेल का जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है लेबोरेटरी में। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, लेबोरेटरी में। ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, फिर जो सेल्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है यूट्रस में। ओके, तो कौन सा सेल होता है, स्टेज ऑफ कौन सा सेल होता है बच्चों, वो यहाँ पे क्या होता है, जो मोरुला होता है, मोरुला में कितने सेल्स होते हैं, 8 सेल्ड होते हैं ना, 8 सेल्स होते हैं मोरुला में। इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है लेबोरेटरी में, फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में। वहाँ पे जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं तो इनको यूट्रस में एक प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो ये ग्रो अप कर जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मोरुला। 8 सेल की स्टेज होती है, ये याद रखिएगा। क्लियर, चलिए इजी क्वेश्चन था। ओके, नाउ कह रहे हैं मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, मेल गैमेट जो एंजियोस्पर्म में होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब किसके डिवीजन से फॉर्म होते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, किससे होते हैं बच्चा, मेल गैमेट जो होते हैं एंजियोस्पर्म में दैट इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स का डिवीजन होता है, उसी से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ बॉयज फादर हैज हेमोफीलिया एंड हिज मदर हैज वन जीन फॉर हेमोफीलिया, व्हाट इज द चांस दैट द बॉय विल इनहेरिट द डिजीज। अगर कोई बॉय है उसके फादर को हीमोफीलिया हुआ है और उनकी मदर जो है उनको वन जीन ऑफ हीमोफीलिया, इट मीन्स कि वो करियर वुमेन है, मतलब कि उनके फादर, जो बॉय की मदर है उनके फादर को हीमोफीलिया था तभी तो वो करियर है। तो व्हाट इज द चांस दैट द बॉय विल इनहेरिट द डिजीज, इसमें बताना है कि क्या चांसेस हैं कि बॉय को डिजीज होगी। देखो क्या है, हीमोफीलिया फादर है ना, फादर इज हीमोफीलिया।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेंगे गैमेट्स इनके। और करियर मदर क्या है, करियर वुमेन है, ये बन जाएगा। अब देखो, अब अगर इनका क्रॉस करवाया जाए बच्चों तो क्या क्रॉस होगा, सी क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो ये हमें मिलेंगे, ये करियर है, यहाँ पे ये करियर है, मतलब इनको हीमोफीलिया हुआ है, दैट इज H। ओके, अब फिर अगर क्रॉस करवाया जाए Y का इससे तो ये करियर सन बनेंगे। फिर हम लोग अगर क्रॉस करवाते हैं यहाँ पे देखो तो ये बनेंगे करियर डॉटर, और फिर अगर ये तो ये क्या बनेंगे देखो बच्चों, नॉर्मल सन। तो यहाँ पे देखिए सन कितने बन रहे हैं, ये और ये क्या हो गए, नॉर्मल सन, और ये क्या हो गए, हेमोफिलिक सन, है ना, इनको क्या हो गया, हेमोफीलिया हो गया है। और ये क्या है, करियर डॉटर, और ये क्या है, हेमोफिलिक डॉटर। ठीक है, तो क्या चांसेस हैं, 50% चांसेस है कि इनका फॉर्मेशन हो रहा है, 50% चांसेस हैं कि जो सन होंगे उनको हो सकता है हीमोफीलिया हो। क्लियर, तो ये 50% चांस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ इफ बोथ पेरेंट ऑफ अ मेल चाइल्ड आर नॉर्मल, एक चाइल्ड है उसके दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, क्या चांसेस होगा चाइल्ड का कि वो कलर ब्लाइंड हो जाए, क्या चांसेस होगा बेटा। देखो क्या होता है कि अगर ये किस मतलब टर्म में होता है, जैसे अगर मान लीजिए उनकी मदर है, ठीक है, मदर के फादर को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो चाइल्ड में हो सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस हो, बट अगर मदर के जो फादर हैं वो नॉर्मल हो, मतलब ना उनको कलर ब्लाइंड नहीं हो, तो कोई चांस नहीं है कि चाइल्ड को भी होगा। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर मदर के फादर को कलर ब्लाइंडनेस है तो it is chances that child is being color blind। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये सी। एक्चुअली होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं ना, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं जो कि पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब कैसे पास होते हैं, मेल से आएंगे उनके डॉटर के पास, ठीक है, फिर डॉटर से जाएंगे उनके सन के पास, तो ऐसे ये पास होते चले आते। क्लियर, तो इस टर्म में ये ट्रांसफर होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, समझ में आ गया। चलिए, इन सेक्स लिंकेज रेसिप्रोकल क्रॉस इल्ड, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आंख बंद करके करने वाला क्वेश्चन है ना। क्या होगा, सेक्स लिंकेज में जो रेसिप्रोकल क्रॉस होते हैं ये क्या इल्ड करते हैं, ये किस फैशन में होते हैं बच्चों, दैट इज इन केस ऑफ सेक्स लिंकेज reciprocal cross yield shows a criss-cross inheritance, criss-cross inheritance का पैटर्न शो करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, criss-cross रिजल्ट। सही है, करेक्ट आंसर है। चलिए यही करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a cross including two traits of character, what does the ratio 9:3:3:1 denote? एक क्रॉस करवाया गया जिसमें इंडल्ज किए गए, इंडल्जिंग, इंक्लूडिंग है यहाँ पे, इंडल्जिंग नहीं, इंक्लूडिंग टू ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर, टू ट्रेट्स हैं, व्हाट डज द रेशियो 9:3:3:1 डिनोट, क्या होगा यहाँ पे बच्चों, सी यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हो रहा है एलिल्स का ऑफ टू जीन्स। हाउ, देखो क्या कैरेक्टर होंगे, जब क्रॉस होंगे दो कैरेक्टर से तो वो क्या होंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस होंगे ना, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। फाइन, ये तो हो गया भाई, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, दैट द एलिल ऑफ टू जीन, जो एलिल हैं दोनों जीन्स के, ये सेग्रीगेट हैं इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन डी मिल रहा है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द एलिल्स ऑफ टू जीन। क्लियर, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन, बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चा ये तो, जीन जो होते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर के या
कहाँ लोकेटेड होते हैं? भाई ये लोकेटेड होते हैं 6 क्रोमोसोम्स पे, तो ये ऑप्शन डी है। यहाँ पे देखिए 6 क्रोमोसोम लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है क्रोमोसोम 18, क्रोमोसोम 13, क्रोमोसोम 14 और लास्ट में लिखा हुआ है 6 क्रोमोसोम। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट, 6 क्रोमोसोम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं। क्या कह रहे हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ आर नोन एज। अगर कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये प्रेजेंट है मेल और फीमेल दोनों में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये बताना है आपको। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज ऑटोसोम। क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। कैसे? दैट इज दे कंटेन सेम जीन, सेम जीन कंटेन करते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डीएनए, डीएनए की वजह से सेम ऑर्डर में अलोंग विद देयर क्रोमोसोम आर्म्स। ओके, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम विच आर रिप्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ आर नोन एज ऑटोसोम्स। ओके, क्लियर है? ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए, the type of RNA specifically responsible for directing the proper sequence of amino acid in protein synthesis is। पूछ रहे हैं टाइप ऑफ आरएनए जो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस इज। क्या होगा बच्चों? देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्रोमोसोमल आरएनए एंड वायरल आरएनए। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? आरएनए कहते हैं, इसे एमआरएनए कहते हैं, पता है आपको? ओके, नाउ मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ये ब्रिंग क्या करते हैं? कोड्स को या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, है ना, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मतलब लाते हैं या कैरी करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये लाते हैं या फिर डीएनए से लाएंगे। और कहाँ से लाएंगे भाई? या तो न्यूक्लियस से लाएंगे या डीएनए से लाएंगे टू द साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये कहाँ पार्ट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये क्या पूछ रहे हैं? द टाइप ऑफ आरएनए स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए जो होते हैं यही इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और यही लाते हैं उसको न्यूक्लियस या डीएनए से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और उसके बाद यही प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मैसेंजर आरएनए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इफ देयर आर 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acid and the base at position 901 is deleted such that the length of RNA become 998 bases, how many codon will be altered? देखो क्या दिया है? इफ देयर आर 999 bases, 999 bases दिए हैं एक आरएनए में जो कि कोड कर रहा है प्रोटीन को, जिसमें 333 अमाइनो एसिड्स हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि 3 bases इक्वल टू 1 कोडॉन। पता चला ये? ओके, इसके बाद कह रहे हैं एट पोजीशन 901 पोजीशन से डिलीट कर दिया गया है सच दैट द लेंथ ऑफ आरएनए बिकम 998 वहां से मतलब एक पोजीशन को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हाउ मेनी कोडॉन विल बी ऑल्टर्ड? कितने कोडॉन ऑल्टर्ड होंगे? देखो इससे कम से कम ये तो पता चल गया कि 999 बेसेस जो हैं आरएनए में ये कोड कर रहे हैं प्रोटीन को जिसमें 333 अमाइनो एसिड। ठीक है, अब बेस पोजीशन मान लो अगर 901 को हटा दिया गया है तो उसके पास कितने बच रहे हैं? 990। अब देखो क्या होता है, जब 901 जो हटाने के पहले के जो कोडॉन हैं वो सेम वैसे ही रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे ना। बट 901 पोजीशन से जब ऑल्टर्ड कर दिया गया है तो 99 बेसिस जो होंगे ये ऑल्टर्ड हो जाएंगे और इनमें चेंज शो होगा। ठीक है, तो कितने चेंजेस आएंगे बच्चों? 99 बेसिस है। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 33 कोडॉन्स। 33 कोडॉन्स जो होंगे ये ऑल्टर्ड होंगे ड्यू टू डिलीशन। डिलीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो डिलीशन की वजह से 901 पोजीशन पे जो डिलीट हो रहा है उसकी वजह से इतने कोडॉन में चेंजेस आएंगे, ऑल्टर्ड होंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
सी पे देखिए 33 लिखा हुआ। क्लियर? आपकी बुक में सब मेंशन है, आप वहां से खोल के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, व्हाट डज द एंटीकोडॉन लूप ऑफ द tRNA कंटेन? व्हाट डज द एंटीकोडॉन लूप ऑफ द tRNA कंटेन? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? असाइड फॉर द बाइंडिंग द अमाइनो एसिड bases that are complementary to the codes, they have UAA codon, they have UAG codon. Actually ये UAA, UAG और UGA क्या होते हैं? ये stop codon होते हैं। UAA, UAG और UGA they are stop codon, stop codon होते हैं। तो ये तो tRNA में होते ही नहीं है, नहीं होते ना। ये कहाँ होते हैं? ये कोडॉन जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं tRNA में। फाइन, अब देखो क्या होता है, tRNA जो होता है इसके पास क्या होते हैं? अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होते हैं जो कि साइट होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक साइट होते हैं जहां पे अमाइनो एसिड बाइंड करता है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, जो एंटीकोडॉन लूप होते हैं tRNA के, ये कंटेन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऑफ द कोड। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को कंटेन करते हैं कोड के। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा आपसे गलती हो सकती है कि आप इस पे टिक कर दो असाइड फॉर द बाइंडिंग द अमाइनो एसिड, जो आपका पहला ऑप्शन दिया है, बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? बेसिस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड्स। इसके बेसिस क्या होते हैं? कोड्स के लिए बड़े कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। In bacteria, which enzyme catalyze the transcription of mRNA, tRNA and RNA? बैक्टीरिया में कौन सा एंजाइम होता है जो कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को mRNA, tRNA और RNA? क्लियर? कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, बैक्टीरिया में होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं ये कैटालाइज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर वाला है। तो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी मिलने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। सी डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हेल्प इन द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, क्या हेल्प करता है आरएनए प्राइमर्स के रिमूवल में? ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं दैट इज रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। किससे ये रिमूव होते हैं? दैट इज रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। ये आपको फर्स्ट पे मिल रहा है। ये रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, मतलब अगर ब्रेकेज हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे ये कभी कभी रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। क्लियर? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? क्वेश्चन इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाओ, ये भी इजी क्वेश्चन है। VNTR belongs to the class of satellite DNA referred to as। VNTR जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं एक क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए के। सैटेलाइट डीएनए होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। यही तो कहते हैं ना, दैट इज नोन एज मिनी सैटेलाइट डीएनए। VNTR जो होता है ये बिलोंग करता है क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए जिसे हम लोग कहते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। ओके, जो कि रिपीट होते हैं 20 to 50 टाइम्स। क्लियर? चलिए ये ऑप्शन सही है आपका। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ये डायग्राम आपने अपनी बुक में देखा होगा, आपके जो सैम्पल पेपर की बुक है उसमें भी ये डायग्राम मेंशन है, वहाँ पे भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप अपनी बुक में भी वहाँ पे भी देख सकते हैं। आप लोग बुक खोल के बैठे हैं ना? चलिए, गिवन बिलो डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये किसका डायग्राम है? दैट इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लेबल्ड। करेक्टली लेबलिंग बतानी है हमें कि कौन सा करेक्टली लेबल्ड है यहाँ पे। सी क्या होगा बच्चा यहाँ पे? सबसे पहले आप बताइए ए क्या है? ए दैट इज डीएनए, ए डीएनए है। बी क्या है? H1 हिस्टोन। ओके,
सी क्या है भाई? हिस्टोन ऑक्टामर, यही है ना? ओके, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। तो यहाँ पे देखिए ए पे दिया है आरएनए, तो वो तो आरएनए है नहीं, डीएनए है, फाइन। बी पे दिया है H1 हिस्टोन, तो यहाँ पे देखिए H1 हिस्टोन, ये सही है, ये सही है। इसके बाद देखते हैं सी पे दिया है H12 हिस्टोन, सी पे है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट दिया है बोथ बी एंड सी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सी पे लिखा है दैट इज H12 हिस्टोन, और असल में ये है क्या? हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं, ठीक। चलिए, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सेक्शन बी आपका फिनिश हो गया है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन करने हैं भाई? सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको करने कितने हैं? सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। सी क्या कह रहे हैं? सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 1 केस स्टडी फॉलोड बाय 6 क्वेश्चन लिंक्ड टू दीज केस, क्वेश्चन नंबर 49 to 54। बिसाइड दीज 6 मोर क्वेश्चंस आर गिवन। मतलब ओवरऑल यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन केस स्टडी से दिया हुआ है और उसके बाद के 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको खाली 10 क्वेश्चंस ही करने हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई, केस स्टडी क्या है। केस स्टडी करने में बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, मतलब कुछ कभी पैसेज दे देता है, कभी डायग्राम दे देता है, तो यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्ट आता है कि क्या हो सकता है, ये सब सोचने में भी। चलो आते हैं हम लोग अपनी पहली केस स्टडी पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्व द डायग्राम, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद हमें आंसर बताना है, ठीक है। अब बताइए, देखिए आइडेंटिफाई द लेवल V, W एंड Y। इसमें आइडेंटिफाई करने को कह रहे हैं V को, W को और Y को। क्या है बच्चों V? V क्या है? V इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है, V क्या है? साइटोप्लाज्म है। W क्या है? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना वायरस नहीं है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। ओके, नाउ Y क्या है? Y इज ज़ोना पेल्यूसिडा, ठीक। तो नाम तो हम लोगों ने कर लिया, अब पूछा यही है तो यही करेंगे भाई। नाउ सी, अब हमें बताना है V का क्या नाम है, W का क्या नाम है और Y का क्या नाम है। तो V पे बच्चों आपको क्या मिल रहा है? साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म आपको A पे मिल रहा है और D पे मिल रहा है। क्लियर? चलो भाई देखते हैं, अब इससे तो पता नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं W पे क्या है। तो W पे क्या है? कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है ना, तो ये है कोरोना रेडिएटा। ये देखिए D पे आपको मिल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं Y पे, तो Y पे क्या है बच्चों? ज़ोना पेल्यूसिडा, ये हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? दैट इज D। क्लियर? चलिए इजी क्वेश्चन था। नाउ कह रहे हैं द स्ट्रक्चर विथ लेबल W इज फॉर्म्ड ऑफ रेडियली एलोंगेटेड फॉलिक्यूलर सेल। अब इसमें बताना है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, या कांट से, या पार्शियली ट्रू और फॉल्स। या मतलब आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा एग्जाम में, ऐसा मत कर दीजिएगा कि मुझे नहीं आ रहा है तो वी कांट से ना, ऐसा मत कर दीजिएगा भाई, क्योंकि मतलब डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आई होप आपको आना ही चाहिए। डायग्राम की खूब प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लेबलिंग करिए, फंक्शंस लिखिए, तो अभी टाइम है, अभी आप कर लो। फाइन, क्या कह रहे हैं? द स्ट्रक्चर विथ लेबल W इज फॉर्म्ड ऑफ रेडियली एलोंगेटेड फॉलिक्यूलर सेल। इसके बारे में हमें बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, या कुछ कह नहीं सकते क्योंकि डाटा या इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर ये पार्शियली ट्रू है और पार्शियली फॉल्स है। देखो ये जो W है दैट इज फॉर्म बाय रेडियली एलोंगेटेड फॉलिक्यूलर सेल। W क्या है बच्चों? अभी हम लोग लास्ट में देखे थे, दैट इज कोरोना रेडिएटा, ठीक है। W इज कोरोना रेडिएटा और ये फॉर्म करते हैं रेडियली एलोंगेटेड बाय फॉलिक्यूलर सेल्स। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा ना, दैट इज ट्रू। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द लेबल X एंड Z। पिछली बारी में हम लोग आइडेंटिफाई किए थे V को, Y को और W को। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? X और Z। क्या होगा? X क्या है बच्चों? X जो है आपका दैट इज पेरीवाइटलाइन स्पेस,
पेरीविटाइन स्पेस। और Z क्या है प्यारे बच्चों? Z क्या है? दैट इज वेरी इजी, न्यूक्लियस, है ना? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको X पे पहले मिला है पेरीविटाइन स्पेस और Z पे न्यूक्लियस। ये देखिए D पे आपको मिल रहा है पेरीविटाइन स्पेस और Z पे न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। नाउ क्या कह रहे हैं? इन ह्यूमन एट विच स्टेज ओवम गेट रिलीज फ्रॉम ओवरी। कह रहे हैं ह्यूमंस में किस स्टेज पे ओवम जो होते हैं ये ओवरी से रिलीज होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा आपका। ह्यूमंस में जो ओवम होते हैं ये रिलीज होते हैं ओवरी से एट ओवल्यूटरी फेज में। किस फेज में? ओवल्यूटरी फेज में। ओवल्यूटरी फेज में क्या होता है? ओवम का रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए ए दिया हुआ है, ओवल्यूटरी फेज। क्लियर? चलिए, इजी क्वेश्चन था। नाउ क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओवम। इनमें से कौन सा ओवम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है आपको। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस ऑफ एन ओवम हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। दैट इज ट्रू, ये सही है। इट लैक्स सेंट्रियोल्स। इसके पास सेंट्रियोल्स मतलब लैक होता है इनके पास। ओनली वन ओवम फॉर्म्ड फ्रॉम वन oogoneum। एक ओवम जो होता है ये फॉर्म होता है फ्रॉम वन oogoneum से। लास्ट में दिए हुए इट हैज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ooplazm। कह रहे हैं इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ में ooplazm होता है। एक्चुअली जो ओवम होता है ना इसमें स्मॉल नहीं बड़े लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत लॉट ऑफ अमाउंट में होते हैं ooplazm। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है? न्यूक्लियस जो होता है ओवम का इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, सही है। इसके पास लैक ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, ये भी सही है। ओनली वन ओवम जो होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम oogoneum, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट द लास्ट वन इज इट हैज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ooplazm, तो ये सही नहीं है। इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ या लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ लार्ज और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ooplazm होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इनमें से कह रहे हैं कोड्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म जो होते हैं ये कॉन्टैक्ट में आते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म जो होते हैं इनसे कॉन्टैक्ट में आते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कौन से स्ट्रक्चर से कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक, तो बताइए बच्चों क्या होगा यहाँ पे? सी, देखो क्या होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो स्पर्म होता है ये किसके कांटेक्ट में आता है? दैट इज कम इन कांटेक्ट विद ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है ओवम और फिर उसमें चेंजेस लाता है, इंड्यूस करता है। इसके बाद ये ब्लॉकेज कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म को, ताकि जो स्पर्म है वो ज़्यादा एंटर न कर पाए। एक एंटर कर जाता है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये ज़ोना पेल्यूसिडा आपका कहाँ है? दैट इज ये वाई पे है। क्लियर? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा कोड मैच कर रहा है? यहाँ पे देखिए सी पे वाई है, ये मैच कर रहा है और यही ट्रू है, सही है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खत्म हो गया आपकी केस स्टडी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बाद हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। करेक्ट बताना है बच्चों, इनकरेक्ट नहीं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। क्या होता है? सी, 100% parental combination are found in F2 generation। 100% parental combination किस में फाउंड होते हैं? F2 generation में। Active phenotypic ratio is 3:1 in monohybrid cross। The contrasting trait in Mendelian experiment show blending in F1 generation। इसके बाद दे रहे हैं progenies of the test cross can easily be analyzed to predict the phenotype of the test organism। कौन सा सही होगा बच्चों बताओ? देखो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा सही होने वाला है। देखो सबसे पहले तो जो 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो होते हैं ये फाउंड होते हैं F2 जनरेशन में। ये क्या है? ये सही है या गलत? पहले ये ढूंढ लो सही है या गलत है, तो यही बस बताना ही है हमें। अब यहाँ पे देखो
जो ये 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं दैट इज फाउंड इन F2 जनरेशन, ये सही है आपका, ठीक है। F2 फेनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी सही है क्योंकि जो F2 फेनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1 रेशियो होता है दैट इज 3:1, किस में होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। फाइन, अब यहाँ पे कह रहे हैं द कंट्रास्टिंग ट्रेट इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट सो ब्लेंडिंग इन F1 जनरेशन। तो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट था मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में ये शो नहीं कर रहा था, दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ना F1 में ना F2 में, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे F1 की बात हो रही है बट हम बता रहे हैं F1 F2 दोनों में नहीं शो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट दोनों के लिए गलत हो गया। अब कह रहे हैं प्रोजेनी ऑफ टेस्ट क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द फिनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली जो प्रोजेनी होती है टेस्ट क्रॉस की ये इजीली एनालाइज किया जा सकता है टू प्रेडिक्ट द नॉट फिनोटाइप, ये क्या होगा? जीनोटाइप। जीनोटाइप में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि प्रोजेनी क्या है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सही कौन सा हुआ बच्चों? फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड देखिए आपको डी पे मिल रहा है, ये आपका सही आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। भाई ये तो क्रॉस करवाना है और क्रॉस करके आपको मतलब ए बी सी डी ये आपको बताना है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। चलिए फटाफट क्रॉस करवा लीजिए भाई, क्या करना है इसमें। ओके ये देखिए आपका क्रॉस करवाना है यहाँ पे, तो ये क्रॉस करके ये फिर ये मिलेगा आपको, फिर ये क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है? जितने भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं? F1 जनरेशन में है और सारे क्या हो रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जहाँ पे दो होमोजाइगस पेरेंट्स हैं। किसके पेरेंट्स हैं ये? टॉल प्लांट के। देखिए कितने जो मतलब मिल रहे हैं हमें, दैट इज सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। ओके तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी पे आपको क्या मिल रहा है? फर्स्ट पे देखिए ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बी पे देखिए ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, ये सही। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ सी इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग क्रॉसेस वेयर ऑब्टेन इन फ्रूट फ्लाई। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ क्रॉसेस ऑब्टेन किए गए फ्रूट फ्लाई में। ड्रोसोफिला, द true breeding red-eye flies with plain thoraxes were crossed with pink-eyed flies with striped thoraxes. The F1 flies were then test crossed against the double recessive ones. Red-eye plain thorax का क्रॉस करवाया गया pink-eye striped thorax में। अब बताना है जो फॉलोइंग F2 जनरेशन है रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉस। ओके ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए सी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100, यही होगा ना? ओके तो बच्चों देखो क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं यहाँ पे? ये है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स 16 है और क्या है 12 है ना। तो 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा? दैट इज 38। क्लियर? ये समझ में आया नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होगा? 80 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 92। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। कितना होगा बच्चों? ऐड करो जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा? दैट इज 200 हो जाएगा ना। अब हमें सीधे इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे? 38 अपॉन 200 इंटू 100, बस सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा? 14। तो क्या आ जाएगा? 14%। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए बी पे दिया है 14, बी पे दिया है ना 14, तो ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, स्पेशली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100।
ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी को अगर कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन। इसमें आइडेंटिफाई करना है ए को, बी को, सी को और डी को, इसमें लैक ओपेरॉन में। ठीक है, ये तो मतलब इजी क्वेश्चन है। डायग्राम वाले क्वेश्चन तो हमें बड़ा इजी लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ठीक है, सब स्पष्ट लिखा होता है कि क्या करना है। सेम ऐसे ही डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो सैम्पल पेपर की आपकी बुक है, आप वहां भी खोल के देख सकते हो। देखो क्या होता है बच्चों, ए यहाँ पे क्या होता है, दैट इज रेगुलेटरी जीन। ये क्या होता है, ये क्या है, रेगुलेटरी जीन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ देखिए लिखा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, बी क्या होता है, बी जो होता है दैट इज प्रमोटर, प्रमोट करता है, प्रमोटर। ये क्या होता है, ये बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, उसके बाद ये कैरी करता है ट्रांसक्रिप्शन को। फाइन, तो ये तो प्रमोटर हो गया। सी क्या हुआ भाई, सी इज ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्रेसर ऑपरेटर कंपाउंड। सी क्या होता है, ऑपरेटर। ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को by binding the receptor on inhibiting transcription। क्या करता है ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को, बाइंड करता है रिसेप्टर को और इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। क्लियर? अब ये तो तीन तो क्लियर हो गए, डी बताना है भाई क्या है। तो डी क्या है, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। ये कोड करता है सिंथेसिस ऑफ सर्टेन पॉलीपेप्टाइड्स को। इट कोड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सबके नाम क्लियर हो गए। अब चलिए ढूंढते हैं क्या है। ए पे क्या मिल रहा है बच्चों, देखो ए पे आपको मिल रहा है रेगुलेटरी जीन है, बी पे प्रमोटर है, सी पे ऑपरेटर है और डी पे स्ट्रक्चरल जीन है। मतलब यही ऑप्शन सही है आपका। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन डायग्राम, ये किसी एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया हुआ है ऑफ Michelson and Thel. Identify the type of isotopic DNA formed after 40 minutes. 40 मिनट्स के बाद बताना है कि कौन से टाइप का डीएनए मिलने वाला है। ओके, तो 40 मिनट्स के बाद कौन सा डीएनए मिलेगा बताइए। यहाँ पे मिलेगा 40 मिनट्स के बाद आपको मिलेगा 14N डीएनए, इसके बाद मिलेगा 15N डीएनए, इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा बच्चों, इसके बाद मिलेगा 14N डीएनए और फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आपको 14N डीएनए। यही मिलने वाला है आपको 40 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पे आप देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ए पे देखिए यहाँ पे दिया है 14N डीएनए, सॉरी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए 14N डीएनए ये है, फिर दिया हुआ है 15N डीएनए ये है, फिर दिया हुआ है 14N डीएनए, फिर दिया हुआ है 14N डीएनए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो मतलब घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है भाई। तो ये टॉपिक तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ओके, चलिए ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी रेप्लिकेशन आर डिसकॉन्टिन्यूअस। ए और बी क्या है, रेप्लिकेशन है जो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये ए है, ये बी है, ये सी। On A, replication is continuous while on B, replication is discontinuous. ये सही है। A पे क्या है, रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस है और B पे क्या है, रेप्लिकेशन डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, यही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका जो है ऑन A replication is continuous while on B replication is discontinuous। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। अच्छा सी पे बता दो क्या है, सी क्या है, पैरेंटल स्ट्रैंड है ना भाई। पिछले भी हम लोग सैम्पल पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग,
तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा और यहाँ पे भी आपने देखा होगा। तो बच्चों ये रहे आपके सारे के सारे 60 क्वेश्चंस आपके जो सैम्पल पेपर 2 में, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको आंसर करें, ठीक। बाकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। सैम्पल पेपर अरिहंत की जो बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छी बुक है। तो उसको अगर आप कर लोगे तो आई विश बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई होप या अगर आप प्रैक्टिस करोगे भाई तो प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है, अच्छा बनता है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स गेन करोगे। चलिए टेक केयर, गुड बाय। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और हम फिर आपको आएंगे प्रैक्टिस कराने। गुड लक।